नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज कुछ दिनों के बाद आपके सामने फिर एक चुनावी खबर को लेकर के हाजिर हूं। और आज जो चुनावी खबर है, जो मेहमान हैं हमारे साथ, वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। राजनीति के क्षेत्र में सिवान का भीष्म पितामह कहा जाता है उन्हें, और इतना लंबा अनुभव है कि आज उस राजनीतिक अनुभव को एटीएन लाइव ने साझा करने का प्रयास किया है। आज हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा के चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है। दूसरे दौर में सिवान का मतदान होना तय है। ये भी प्रत्याशी हैं, हो सकते हैं, अभी नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये भी प्रत्याशी हैं जो कयास लगाया जा रहा है। लेकिन आज हम उनसे इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि बिहार का जो राजनीतिक परिवेश है, 15 साल लालू जी का शासन रहा और 15 साल नीतीश जी का शासन रहा। आज दोनों में तुलना की जा रही है कि 15 साल उन्होंने क्या किया और 15 साल नीतीश जी ने क्या किया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे सिवान के राजनीति क्षेत्र के भीष्म पितामह अवध बिहारी चौधरी जी से, जो राजद के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बड़ा लंबा अनुभव है और इसीलिए शायद उन्हें इस क्षेत्र का पितामह कहा जाता है। तो सर, सबसे पहला सवाल कि चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है और क्या लग रहा है 15 साल जिसको नीतीश कुमार ने जंगल राज की संज्ञा दी, लेकिन 15 साल नीतीश जी का सुशासन भी लोगों ने देख लिया। अब क्या लग रहा है आपको कि जनता सवाल नीतीश जी से पूछ रही है कि 15 साल आपने क्या किया, रोजगार के कौन से साधन उपलब्ध करवाए, बिहार की व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी, आज भी बेरोजगारी उसी तरीके से है। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? मैं अपने तरफ से एटीएन के जो लाइव आप करने आए हैं, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव आयोग द्वारा तिथि का घोषणा हो गया है। 3 चरण में बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, सर्वविदित है। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच चुनाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन बना करके पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है। जहाँ तक सवाल है कि मेरा जो अनुभव है, जो मैं अध्ययन किया हूँ, क्योंकि क्षेत्र में, गाँवों में, जिला में ज़्यादा मैं रहता हूँ, पटना में बहुत कम रहता हूँ। नाना प्रकार के जो लोग मिलते हैं जिला के भिन्न भिन्न कोने से, और जो फीडबैक देते हैं, उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जो एनडीए की सरकार है बिहार में, और श्रीमान लालू जी, नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति जनमानस में बहुत जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोश का कारण भी है, इन लोगों ने जो मैनिफेस्टो दिया, चुनावी मैनिफेस्टो, और जो इन लोगों ने सत्ता में आने के बाद कार्यक्रम करने का जो जनता से वादा किया था,
उस वादा को हवा हवाई के रूप में इन लोगों ने कार्यान्वयन किया है। जहाँ तक आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि कितना हो बात विकास की बोल लें, मजबूत विधि व्यवस्था के बारे में बोल लें, रोजगारों को रोजी रोटी देने की बात कह लें, शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात हो, उद्योग धंधे चालू करने की बात हो और सबको मान सम्मान देने की बात हो, प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की बात हो, ये मैं नहीं बोलता हूँ, पूरे सीवान की जनता बोल रही है, तो समझिए कि बिहार की जनता बोल रही है। इस सारे फ्रंट पर, सारे स्तर पर जो मैंने जिन जिन कार्यों को इन लोगों ने कहा था करने के लिए, मेरे देखने से, जनता को देखने से यह बिल्कुल, मतलब जिसको अंग्रेजी में फ्लॉप कहिए या कहिए कि ये इनका वादा का कार्यान्वयन इस राज्य में वो नहीं हो पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। अब रहा सवाल कि जो हम लोग भी 15 बरस शासन में रहे हैं, श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पार्टी के हेड भी रहे हैं, आज भी हैं, और बिहार की जनता ने 90 में उन्हें दिया था, मैंडेट दिया था, और 90 में हम लोगों की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी हुई थी। उस जमाने में हम लोगों ने जो पूर्व के जो कमज़ोर बिहार हम लोगों के हाथ में मिला, जो बिहार भिन्न भिन्न तरह के समस्याओं से ग्रसित बिहार मिला, आर्थिक जो विपन्नता इस राज्य को हम लोगों को मिला, विधि व्यवस्था में काफ़ी लचर था, और उन तमाम समस्याओं को बखूबी हम लोगों ने, जितना हम लोगों से बनना चाहिए उसको सुधार करने के हम लोगों ने काम किया था। आज जो स्थिति है और तब की जो स्थिति थी, लालू प्रसाद यादव जी ने बेजुबानों को जुबान दिया, वो बड़ी ज़रूरी थी कि गैर बराबरीवाद अगर मजबूत होगा तो एक संपन्न बिहार नहीं बन सकता है। तो उन लोगों को, जो वंचित लोग थे, जो अभाव में आज़ादी के बाद भिन्न भिन्न सरकार बनने के बाद भी जो अपना जीवन बिताते रहे, उन लोगों को उस व्यवस्था को, उस अपने बिगड़ी हुई व्यवस्था को सजाने और संवारने का काम जो सरकार, तब के जनता दल की सरकार, जो आज राष्ट्रीय जनता दल नामकरण हुआ है, हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने किया सरकार बनने के बाद से। और जो क्रांतिकारी, जो वंचित समाज के लोग सदियों से विकास के मुख्य धारा से दूर थे, उन लोगों को, उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रयास किया, खूब काम भी हुआ। और विरोधी जो आज सत्ता में है, ये लोग कहते थे कि बिहार में विधि व्यवस्था नहीं है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में विकास के काम नहीं हो रहे हैं, बिहार में शिक्षा चौपट है, चिकित्सा चौपट है, अपहरण की घटना हो रही है, जंगल राज है। आज
हम लोगों ने तो जंगल राज जो हम लोगों का ही असरिया मंगल राज था, जिसमें सब लोगों को मान सम्मान इज्जत मिला और सब लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमारी पार्टी हमारे नेता ने किया। मंत्री जी, एक सवाल ये उठता है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई है, आज उसके लोग, चाहे वो कोरोना काल में हम लोग थे, हम लोगों ने देखा कि कोरोना काल में बहुत से लोगों की मौत हुई। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रखंड अध्यक्ष थे, उन्होंने मरने के कुछ समय पूर्व उन्होंने कहा, फिर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आज कहीं ना कहीं सरकार हमारी चूक गई है, और एक ऐसा नाम लिया जो हमेशा वो लोग विवादित करके कि उन्होंने कहा कि आज पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की याद आ रही है, अगर वो आज रहते तो सिवान की जो दुर्गति हुई वो शायद नहीं होती। अभी 2-3 दिन पहले एक भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से वो संघ से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रास्ते पे चल पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी अपना रास्ता भटक गई है। तो आज चुनाव के वक्त में अगर इस तरह की बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं वो सीधे आपको फायदा मिलेगा, और जनता तो सवाल पूछ रही है कि आखिर सत्ता आपको दिया, मेडिकल की व्यवस्था क्यों नहीं, अस्पताल की व्यवस्था क्यों नहीं, अस्पताल है तो डॉक्टर की व्यवस्था क्यों नहीं, ये। और तब ये आपके जो शीर्ष नेता हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो याद आते हैं कि अगर वो रहते तो सिवान की दुर्गति नहीं होती। आपके द्वारा जो मेरे ध्यान को आपने जो आकृष्ट किया और कुछ ऐसे प्रश्न खड़ा किए जिसको गंभीरता से हम सुने और हम बतलाना चाहते हैं कि हम लोगों ने जितना काम किया, आप स्मरण लीजिए कि एक जो हम लोगों की सरकार बनी थी उसमें एक काम को मैं कहना चाहता हूं आपसे, चिकित्सा में सुधार। यही सिवान है जहां गरीब गुरबा का इलाज महज 50 रुपये फीस देकर होता था। 50 रुपया दे करके गरीब किसी भी हमारे माननीय डॉक्टर साहब लोग हैं उनसे इलाज कराता था, वो खुशी खुशी वो करते थे। आज इनके शासनकाल में गरीबों के इलाज के लिए सुगम व्यवस्था नहीं है, और लोग जो है काफ़ी इस पर चर्चा करते हैं कि सिवान में गरीबों के इलाज के लिए जो आदमी आगे आया, जिसमें आप एक्स MP के नाम ले रहे हैं, बात सही है, उन्होंने आगे आकर इस काम को किया, क्या बेजाय किया। अगर गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, या जो हमारे बड़े जाति के भाई हैं, उससे तो लाभ सब लोगों को मिलता था ना। ये कोई थोड़े था कि गरीबों को मदद मिलता था। वो जो भी जाते थे, लोग कहता था कि 50 रुपया देना है, अपना इलाज कराना है, तो सबको लाभ होता था। अब बतलाइए कि वो अच्छा था कि आज के लोग अच्छे हैं, आज की व्यवस्था जो सरकार के व्यवस्थापक लोग हैं आज कैसा काम करते हैं। हम लोगों ने तो ऐसा काम किया, वह एक वास्तव में कैलाश जी, उसको जो है आप गरीबों के हित में क्रांतिकारी सोच, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने जो किया था वह क्रांतिकारी सोच है, परिवर्तन का सोच था, और वह हुआ। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ
जो एनडीए की सरकार बनी उसमें यहाँ के एक राज्य मंत्री बने जो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने थे और आज तो स्वास्थ्य मंत्री ही सीवान जिला से और यहाँ के आज स्वास्थ्य मंत्री ही हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। किसी ज़माने में यह जो आपका अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अस्पताल था, बाद में यह अनुमंडल अस्पताल बना और आज दो माननीय मंत्री जी को इस जिला से चुनकर गए और स्वास्थ्य मंत्री बने। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिवान सदर हॉस्पिटल आज भी जिला अस्पताल का दर्जा लिया है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सिवान? नहीं है। क्या कहिएगा? स्वास्थ्य के प्रति सरकार की उदासीनता नहीं है तो और क्या है? मैं चार्ज करता हूं कि इसको जो ये एक सवाल तो ये भी उठता है कि अगर इस तरह के ये तो बहुत बड़ी कमी है और कहीं ना कहीं एनडीए सरकार की जो गलती है, ये इतनी बड़ी मुद्दे को आप लोग लेकर के जनता के बीच में क्यों नहीं, कहीं कहीं वो हम लोगों को भी दिखाई देता है कि विपक्ष जिस तरीके से उसे मुखर होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है और इसका सीधा लाभ वो एकदम जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो उसका लाभ उठाते हैं। अगर विपक्ष मजबूत होता, विपक्ष पुरजोर तरीके से, आज सत्ता पक्ष के लोग जब कहते हैं शहाबुद्दीन का नाम लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो विपक्ष की भी तो कहीं कमजोरी दिखाई देती है कि वो उस तरीके से जनता की आवाज को सामने नहीं रख पाते हैं। मैं इसे जो जनता के जो सवाल है उसको मैंने गंभीरता से लेकर के बहुत बार मीडिया के सामने मैं बोलने का काम किया कि सिवान जो है आज भी अनुमंडल हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल नहीं है। मैंने इस बात को कहा, लेकिन जो भी सत्ता के लोग हैं, विरोधी पक्ष के लोग जो जनता के हित के लिए काम होते हैं उसको बतलाते हैं कि सरकारी जो ये काम है वो नहीं कर रही है। लेकिन सरकार अगर जनता के प्रति जिम्मेवार और जवाबदेह रहती तो अपोजिशन के लोग एक कंस्ट्रक्टिव निर्माणकारी सोच है सदर हॉस्पिटल को जिला अस्पताल बनाना, तो सरकार को भी इस पर ग्रहण करना चाहिए और इस पर कार्रवाई करके इस अस्पताल को जिला अस्पताल बनाना चाहिए। लेकिन बहुत बार मैं अपने स्वयं कहता हूं, मैं आरजेडी का हूं, मैं भी मिनिस्टर रहा हूं, मैं भी सरकार में रहा हूं, मैंने तो बहुत बार कहा, लेकिन कोई सुने तब ना। आप याद कीजिए, एक जमाना था नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री होते थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लोहिया जी को ले आते थे, राज्यसभा में रखते थे। क्यों रखते थे? इसलिए रखते थे कि वो हमारे कमियों को, हमारे खामियों को उजागर करेंगे तो उससे हमारी मजबूती होगी, हम उस बात को ग्रहण करेंगे, जो हमारी कमी है उसको पूरा करेंगे, जनता को लाभ होगा और सरकार भी मजबूत बनेगी। लेकिन आज तो अपोजिशन अगर बढ़िया बात भी बोलता है तो खट्टा लग रहा है वर्तमान सरकार को। यह डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। आप सर राजद के समय में पीएचडी मंत्री भी रहे हुए हैं और पीएचडी से जुड़ा ही एक सवाल है सिवान के लिए कि सिवान में कई जल मीनार बना दिए गए और हमें लगता है कि 5-5 साल, 6-6 साल से वो जल मीनार सिर्फ शोभा की वस्तु बना हुआ है। उसमें न पानी भरा गया, न पानी सप्लाई किया गया, जनता का उससे कोई लाभ नहीं है। अब चूंकि आप मिनिस्टर रहे हुए हैं, 5-5 साल, 6-6 साल जिस टंकी में अगर जल नहीं भरा जाता हो, क्या वो उसके काबिल रह पाएगा? सूखा हुआ जल मीनार अगर कहीं से क्रैक कर गया तो सारा पैसा तो जनता की गाड़ी कमाई तो बर्बाद हो जाती है। तो आखिर जब जनता
को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, तो ये फिर बनाने का क्या फायदा है? और आज भी बन रहा है। देखिए, पीएचडी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिम्मेवारी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मुझे दिया था, और हमको मिला था तो हम समझते थे कि हमें एक काम करने का अवसर सरकार में रह करके मिला है, और बहुत महत्वपूर्ण काम हमको मिला है, क्योंकि कहा गया है कि जल ही जीवन है। स्वच्छ जल से नाना प्रकार की बीमारी भी रोकी जा सकती है। मैंने अपने समय में आपको कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों का एक टावर जो था यहाँ कचहरी में, टावर बंद हो गया था, पानी के सप्लाई नहीं हो पा रहे थे। हम इसके प्रति तिलमिला गए और पटना से इंजीनियर लोगों को और यहाँ के इंजीनियर को बुलवा करके हम इसको चालू करावें। मतलब जो उसका जो ट्यूब था, ट्यूबवेल था, वो जो है बिल्कुल पुराना था, खत्म हो गया। वो उससे पानी कचड़ा आता था। मैंने उसी के बगल में एक ट्यूबवेल, वहाँ उसी के सटे बगल में हमने हाई यील्डिंग ट्यूबवेल हमने वहाँ लगवाने का काम किया, और उसके बाद से तेजी से काम करा करके जो बंद वो टावर था उसको मैंने चालू करवाया और वो सेवा किया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ज़माने से मैंने कैबिनेट से पारित किया था। वाटर सप्लाई स्कीम, सिवान सदर हॉस्पिटल है, रोगी आते हैं, पानी की दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सिवान सदर सिविल सर्जन का जो ऑफिस है उसके सामने वहाँ एक वाटर सप्लाई स्कीम मैंने दिया था, जो आज भी दिखलाई दे रहा है, आज भी वर्किंग है, काम कर रहा है। स्थिति गड़बड़ाई हुई थी पुरानी किला यूपी स्कूल में, उसको मैंने ठीक कराया। लेकिन अफसोस है कि आज जो है जितने जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे वाटर सप्लाई और टावर बनाने में खर्च इन लोगों ने कई वर्षों से किया है, आज वह बना है या अर्ध निर्मित है, आज तक ये लोग चालू नहीं करा पा रहे हैं। ये बात सही आपका है कि जब उसमें पानी नहीं रहेगा, ड्राई हो जाएगा, फट जाएगा। तो जिस नियत से वाटर सप्लाई स्कीम टावर बनाने का, टावर से पानी दो तरह से सप्लाई होता है, एक पाइप द्वारा सप्लाई किया जाता है और एक टावर से सप्लाई किया जाता है। तो वो तो बर्बाद और नुकसान हो रहा है। इधर चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले मैंने देखा कि सिवान में वाटर सप्लाई स्कीम और टावर जो बने हैं उसको क्या किया गया, उद्घाटन कर दिया गया। उधर कौन, भीएमएचई के साइड में भी है, हाँ, उद्घाटन कर दिया गया। उसमें एक छटाक पानी उससे नहीं निकल रहा है और वह चालू नहीं हुआ। तो ये तो सरकार बाहबई लूटने के लिए तो जनता के पैसे को मंत्री जी, ये इस तरह के विकास, ये झूठा विकास के नाम पे सरकार वोट मांग रही है। पिछले आपके 15 साल को दिखा करके कि जंगल राज था और हमने ये विकास किया है, इस झूठे विकास पे क्या नीतीश जी पुनः जनता के विश्वास पे खरे उतर पाएंगे, सत्ता में आ पाएंगे? भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम सीमा पर है। भिन्न भिन्न तरह के घोटाले इस सरकार में हुए हैं। सृजन आप स्वयं देख रहे हैं। विधि व्यवस्था में गिरावट आ गई है। अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। बैंक लूटे जा रहे हैं।
कोरोना में लोगों को किसी तरह का सुविधा नहीं दिया गया, लोग मर गए। जो मजदूर हमारे बाहर से आए थे, कोरोना काल में तो सर यहाँ पे सिवान में हम लोगों ने भी देखा और आपने भी देखा होगा कि अंग्रेजी शासन की याद दिला दी प्रशासनिक अधिकारियों ने। तो वही मैं कह रहा हूं कि कोरोना काल में और कोरोना के बीमारी को और जो रोगी थे, ग्रसित थे, उसको किसी तरह के सुविधा, दवा की सुविधा, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा इस व्यवस्था के द्वारा नहीं दिया गया। आइसोलेशन केंद्र बना दिया गया, क्वारंटाइन लूट का अड्डा बना दिया गया, और वहाँ पर बिल्कुल अनियमितता हो गई। रोगी को कोई व्यवस्था नहीं हुआ। वहाँ पर क्वारंटाइन किए, क्वारंटाइन में कर दिए और कहीं उसको दवा का कोई व्यवस्था नहीं किए। तो कोरोना से जितने हमारे बाहर के जो क्या कहिएगा, प्रवासी उसको कहिए, जो मजदूर थे वो आए थे और इन लोगों ने कहा कि हम आपको नौकरी, रोजी रोटी दे देंगे, रोजगार हम दे देंगे, छोटे छोटे माने कुटीर उद्योग लगा देंगे हम और उसमें आपको काम देंगे। अब जब इतना दिन तक वो बेरोजगार हो गए, उनको पेट में अन्न नहीं था, उनके लिए कोई सरकार व्यवस्था नहीं, वो तमाम लोग जा रहे हैं। रात भी हम देख रहे थे कि तमाम लोग हरियाणा, पंजाब, वो आपका आंध्रा में, चेन्नई में, गुजरात में सब लोग पलायन। इस मुद्दे पे मंत्री जी, इस मुद्दे पे सुशील मोदी का एक बयान आया था कि वो कह रहे हैं कि भाई जो बाहर मजदूर हमारे यहाँ बिहार के जो रहते हैं वो यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं। इसको क्या माना जाए कि सरकार अपनी कमी छुपा रही है या अपनी कमी को दूसरे के माथे मढ़ रही है? कोई वैसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपना घर छोड़कर बाहर जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने समाज में नहीं रहेगा। कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि हम अपना जगह छोड़ दें और कई सौ किलोमीटर दूर आकर हम रहें जहां परिवार से भी भेंट मुलाकात नहीं हो। अगर आप पलायन को रोकने के लिए आपने उद्योग लागू नहीं किया, बंद को चालू नहीं किया, किसी तरह के व्यवस्था सुविधाएं आपने नहीं दिया, तो ऐसे स्थिति में मजबूर होकर के बिहार के मजदूर जितना मेहनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण दूसरे राज्यों में ले जाकर करता है, अगर उसको आप यहाँ उसको व्यवस्था करते, काम के व्यवस्था कर देते, तो आपका राज्य जो है विकास से बहुत ऊपर चला जाता विकास में, और यहाँ आधारभूत संरचना भी दिखलाई देती। लेकिन आप तो फेल हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप तो सिर्फ बोलते हैं, आप तो सिर्फ लोगों को सुनवाते हैं, वोट के लिए आप आकर्षित करते हैं। आपका वादा जो है बिल्कुल वादा ही नहीं है और लोगों को मूर्ख बनाने की काम हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता, मतदाता, यहाँ के नौजवान, यहाँ के शिक्षित हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो तमाम लोग इस नजाकत को समझ रहे हैं कि यह सरकार क्या कर रही है। इस बार चुनाव में हिसाब किताब होगा, जनता करेगी हिसाब किताब? चुनाव में तो जनता इतना तैयार है कि जनता को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि जनता इनके क्रियाकलाप को समझ गई है कि ये कुछ करने वाले नहीं हैं, सिर्फ बकता है। चाहे बीजेपी हो चाहे जदयू हो, इतना सुंदर बात बोलता है कि सारे झूठ को इतना बरीका से सजा कर बोलता है आकि जनता समझती है कि बाप रे, अब तो हम लोग धन्य धान्य हो जाएंगे, हम लोग तो सारे चीज पा लेंगे। लेकिन अब तो ये भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है, झूठ का जो भ्रम है ये लोग भी अब समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ कुछ है नहीं। कैलाश बाबू क्यों नहीं टूटेगा? आपने तो, आपके सेंटर लीडर जो प्राइम मिनिस्टर, उसने क्या कहा चुनाव में? 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे, जनधन खाता में हम पैसा भिजवाएंगे। एक जो पढ़े लिखे हमारे लड़के हैं, भाई है, भतीजा है,
क्या उनको एक को भी नौकरी मिली? और किसी तो अब छीनने की बात आ रही है कि रेलवे अब छटनी करने जा रहा है। किसी के खाते में पैसे आई, वो छोड़ दीजिए। अंग्रेजों के जमाने का उपकरण कौन? रेल। उस रेल को अब बेचने का काम आप बेचने की तैयारी हो कर लिए। इतना बड़ा मतलब अन्याय और जुल्म कोई नहीं किया, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं किया, कोई सरकार नहीं की। यह देश कंगाल हो रही है, यह देश कमजोर हो रही है, ये देश जो है यहाँ बेरोजगारी बेकारी बढ़ रही है। तो इसका जवाब जनता देगी। 2000 बिहार के जो विधानसभा के चुनाव है 2020, यह परिवर्तन का है, यह ढोंगियों को हटाने का है, यह जो एक अच्छे सरकार बनाने की है। किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार, दलितों की सरकार, शोषितों की सरकार, वंचितों की सरकार, और अच्छे सोच समझदारी रखने वाले हमारे भाई जो हैं, जो बड़े, जिनको बड़े जाति के भाई कहते हैं, वो तमाम के घर के लोग समझ गए हैं इस सरकार को। यह सरकार जो है हमसे काम नहीं, हम लोगों को इससे बिहार को नहीं बनेगा, बिहार को काम नहीं होने वाला है। तो यह सरकार हर फ्रंट पर फेलियर है। और इस बार परिवर्तन स्वाभाविक है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को इस बार लोग मदद करने जा रहे हैं और बिहार में बहुमत से राष्ट्रीय महागठबंधन, जनता दल महागठबंधन को जनता जिताएगी। जनता पर हम लोगों की भरोसा है, जनता के हम लोगों ने सेवा किया है, वो लोग हम लोगों के साथ है। चाहे हमारा व्यवसायी भाई हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे किसी भी संस्थान में काम करने वाले लोग हों, उन तमाम लोगों ने इस बार यह निर्णय लिया है। हम मन मिजाज को बूझ रहे हैं कि हम परिवर्तन करेंगे। किसी को आपने 10 बरस भाजपा के यहां जो है पार्लियामेंट में सांसद को भी सीमान भेजा और वर्तमान में भी भाजपा गठबंधन के भी एमपी को भेजा। मैं कहना चाहता हूं कि केवल सोलर 10 वर्षों में सड़क नहीं बना, किसी गांव में ईंटा नहीं है, किसी गांव में पुल पुलिया नहीं बना, कहीं पीने का पानी नहीं दिया गया, कहीं गरीबों को मदद नहीं हुआ, दिया क्या गया? सोलर। आखिर मैं कहना चाहता हूं कि क्यों सोलर? हम लोग जब सरकार में थे, लालू जी के नेतृत्व में, राबड़ी जी के नेतृत्व में, या विधायक भी हम रहे, हमने एक सोलर हमने नहीं दिया और पूरा का पूरा गांव में सड़कों का, ईंट का बिछाने का काम मैंने, जाल बिछाया, पुल बनवाया, पुलिया बनाया, पीने का पानी, जिस तरह से चापाकल कहा जाता है कि मकई का भूजा, मकई के भूजा जैसा अपने क्षेत्र में मैंने अपने जमाने में चापाकल पीने का पानी देने का काम किया था। सदर हॉस्पिटल में मैंने और हमारा एक एमपी साहबदीन साहब मिल करके हम लोगों ने 60 बेड बनवाया। हम लोगों ने ब्लड बैंक बनवाया, ब्लड बैंक का बिल्डिंग बनवाया। हम लोगों के जमाने में ही ब्लड बैंक की कमेटी बनी थी, आप स्वयं जानते हैं कितना सुचारू तरीका से रिच ब्लड बैंक हम लोगों ने बनवाया। अस्पताल में चारों तरफ से चारदीवारी हम लोगों ने करवाया था। आइस बैग कि कोई मर जाएगा, मैंने एमएलए कोटा से आइस बैग, मैंने कहा कि आइस बैग रहेगा, मर जाएगा उसमें डाल करके उसे डेड बॉडी को भेजा जाएगा। यहाँ पर एक सारे प्लांट, जनरेटर और बड़े अच्छे तरीके से चिकित्सक भाई लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि वो लोग सहयोग किए थे। समय से अस्पताल आना, रोगियों को देखना,
प्राइवेट में 50 रुपया लाना लेना, रोगियों को देखना, और कहीं कोई के पास नहीं पैसा है तो उसको माफ भी कर देना, हम लोगों ने किया था। लेकिन इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। ये बोलते हैं लोग तो हमको लगता है कि क्या बोल रहा है भाई, कहाँ ये है, कहाँ काम हो गया है। 10 वर्षों को पार्लियामेंट के प्रतिनिधि को भी हमने देखा, 15 वर्षों से यहाँ के जो विधायक बने हैं लोग उन लोगों को भी देखा। वो अपना तो बतावे तो कि कहाँ काम किया है, किस गांव में काम किया है, कहाँ ईंट का रोड, कहाँ पीसीसी, कहाँ पिच और कहाँ चापाकल किसको दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे जानने का हक है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कैलाश बाबू आज जो है उद्योग चालू करेंगे। मान लीजिए हम लोगों के मिल की जमीन सर बिक गई, पचरुखी चीनी मिल की जमीन बिक गई, और आप कह रहे हैं कि उद्योग चालू होगा। कहाँ से होगा? कहाँ से उद्योग चालू होगा? कहा जाता है कि वो सुई का भी उसके जो विधायक हैं उस क्षेत्र के, श्याम बहादुर सिंह, उन्होंने कहा था कि अगर ये बिकेगा जमीन तो मेरी लाश पे, उन्होंने इस्तीफा तक लगा दिया था, लेकिन अंततः जमीन बिक गई। अब तो मैं कहना चाहता हूं कि पचरुखी चीनी मिल आज रास्ते से जाने पर घेर घेर करके बाउंड्री कर दिया गया है। तो मॉल वगैरह क्या क्या बोर्ड लगा, अब क्या क्या लोग लगाएंगे, बनाएंगे। धन्य है इस राज्य की सरकार। हम उद्योग लगाएंगे, और एक उद्योग लगा हुआ था जिसको आपको चालू करना चाहिए था, नहीं चालू किए। उसके इंच इंच जमीन प्राइवेट में बिक गया, नामो निशान मिटा दिया गया। न्यू सीवान चीनी मिल का वही हाल है, एसकेजी का वही हाल है। कोई नहीं चालू हो सका। और अंग्रेजों ने कहा था, और उन लोगों ने, सूता मिल का भी वही हाल हुआ, सूता मिल भी बंद। आज जा रहे थे उधर से तो जीसीबी टूट रहा था, ईंटा बिक रहा है। तो अंग्रेजों ने कहा था सर्वे करके कि सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी केन ग्रोइंग यहाँ की मिट्टी है, जिसमें कम मोलासेस होता है, ज़्यादा शुगर निकलता है। यहाँ ऐसे ईख की पैदावार और ईख की खेती उन लोगों ने मिल लगाया। और आप यहाँ के स्वदेशी की बात करते हैं, उद्योग धंधे लगाकर रोजगार देने की बात करते हैं। ये सब बंद हो गया, ख़त्म हो गया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सरकार जो है उद्योग नहीं लगाई, सरकार लोगों के जान माल की हिफाजत नहीं की, बलात्कार वैसे ही हो रहा है, देख ही रहे हैं। मुजफ्फरपुर आपने देख किया शेल्टर होम गृह के बारे में। तो ये सरकार, मैं कह रहा हूँ कि ये चिकित्सा में फेल, उद्योग लगाने में फेल, शिक्षा में चौपट एकदम स्थिति है। हम लोग तो बने थे तो 4-4 लालू जी ने यूनिवर्सिटी बनाया। अब सर, अब हम आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पे कि अब तो चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, पहले चरण का जो सीटों का ये करना था, नाम का घोषणा करना था, वो भी हो चुका है। दूसरे चरण में सिवान आता है। हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं, हालांकि आपके अगल बगल कोई प्रत्याशी राजद का यहाँ दिखाई नहीं देता है, इकलौता नाम सिर्फ आप ही का है। क्या अवध बिहारी चौधरी पूर्व मंत्री सिवान से राजद के प्रत्याशी होंगे? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, अब बिहार के जो हम लोगों द्वारा, पार्टी के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा जो घोषित नौजवान जो मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और जो कमेटी है और जो बोर्ड है, इन तमाम लोगों ने हमसे कहा था कि क्षेत्र में काम होनी चाहिए। उस आधार पर मैं अपने क्षेत्र में काम, मैं तो बराबर 12 महीना जो हमसे शक्ति भक्ति होती है हम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। और हमें सूचना मिली है
कल हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने जा रही है बिहार के, हमको बुलाया गया है, मैं जाऊंगा और तेजस्वी प्रसाद यादव जी भावी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुझे पूरा भरोसा है कि टिकट के बंटवारे भी जो राष्ट्रीय जनता दल किसी खास जाति के पार्टी नहीं रही, इसका नाम A to Z रखा गया है, मैंने सभी जातियों का साझेदारी हिस्सेदारी इस पार्टी में होगी। उसके मुताबिक हमारे जो नेता लोग बैठे हुए हैं पटना में, वो लोग निश्चित व्यवस्था किए होंगे और सब लोगों को एडजस्टमेंट जहां हो, संगठन में हो या कहीं हो, उस तरह के काम उन लोगों ने किया है। कुल मिला के कल नाम की घोषणा हो सकती है, मतलब कल बैठक होगी, जो एक संसदीय बोर्ड की जो हर पार्टी की होती है उसकी बैठक होगी और बैठक के बाद से जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, आलोक मेहता जी, जगदानंद सिंह जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, तेज प्रताप जी हैं, तेजस्वी जी हैं, अन्य और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, माननीय तमाम लोगों के द्वारा निश्चित कहीं न कहीं निष्कर्ष पर लोग पहुँचे होंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कशन करके और घोषणा तो होगी, क्योंकि अब तो फर्स्ट फेज का आपका नॉमिनेशन शुरू हो गया है, देख ही रहे हैं। संभवतः 8 तारीख तक फर्स्ट फेज का आपका ख़त्म हो जाएगा, हम लोगों को 9 तारीख से शुरू होगा सेकंड फेज का, जिसमें हम लोगों का भी है। और मैंने भी निर्णय लिया कि हम भी संभवतः 13 तारीख को हम नॉमिनेशन करेंगे। कि सिवान विधानसभा की जो लड़ाई है, हालांकि अभी न इधर प्रत्याशी की घोषणा हुई है और न उधर हुई है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों जो रिश्तेदार हैं वो दोनों एक साथ आएंगे और इस बार की लड़ाई वाकई दिलचस्प होगी सिवान विधानसभा की। और वो जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, नॉमिनेशन होगा, चुनावी सभा होगी, तो हम आपको बताने का, दिखाने का प्रयास करते रहेंगे कि देखिए किस तरीके से दोनों सभ्य प्रत्याशी हैं, किस तरीके से ये लड़ाई लड़ते हैं, रिश्तेदार हैं, कैसे आरोप प्रत्यारोप सामने आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और उस वक्त का हमारे ATN लाइव के साथ पूरे सिवान के दर्शकों को भी इंतजार होगा कि उस वक्त को देखने के लिए, उस वक्त को समझने के लिए, और तब जाके शायद जो आने वाला 7 तारीख है, जो सिवान का जो 3 तारीख है, जो सिवान का भविष्य तय करेगा, वो उस दिन पता चलेगा कि जनता का मिजाज किस करवट में